अध्याय 22 सेंट मंगोस जादुई रोग एवं दुर्घटना अस्पताल। हैरी को इस बात से बड़ी राहत मिली कि मैगोनिगल ने उसकी बात गंभीरता से ली थी। वह बिना झिझके पलंग से फौरन कूद गया। उसने फटाफट ड्रेसिंग गाउन पहना और चश्मा नाक पर चढ़ा लिया। प्रोफेसर मैगोनिगल ने कहा, वीजली, तुम्हें भी चलना चाहिए। नेविल, डीन और सीमस के पास से गुजरते हुए वे दोनों प्रोफेसर मैगोनिगल के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गए। घुमावदार सीढ़ियों से उतरकर वे हॉल में पहुंचे, तस्वीर के छेद से निकले और चांदनी में नहाए गलियारे में चलने लगे। हैरी को महसूस हुआ कि उसके भीतर की दहशत किसी भी पल बाहर निकल सकती है। वह दौड़ना चाहता था, वह डंबलडोर को चिल्लाकर बताना चाहता था। उन लोगों के धीरे धीरे चलते समय मिस्टर वीजली का खून तेजी से बह रहा था, और अगर वे दांत जहरीले हुए, हैरी ने बहुत कोशिश की वो यह न सोचे कि मेरे दांत, तो कितना बुरा हो सकता है। वे मिसेस नॉरिस के पास से गुजरे, जिसने अपनी लैंप जैसी आंखें उन पर डाली और धीरे से आवाज निकाली। प्रोफेसर मैगोनिगल ने शू कर दिया। मिसेस नॉरिस दूर चली गई और कुछ मिनट में वे पत्थर के उस गारगोयल के पास पहुंच गए जो डंबलडोर के ऑफिस के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहा था। प्रोफेसर मैगोनिगल बोली, फीजिंग विज़बी। गारगोयल सजीव होकर एक तरफ हट गया। उसके पीछे की दीवार दो हिस्सों में बंट गई। पत्थर की घुमावदार सीढ़ियां दिखने लगीं, जो चलती हुई ऊपर जा रही थी। वे तीनों चलती हुई सीढ़ियों पर खड़े हो गए। उनके पीछे दीवार धम से बंद हो गई और वे घूमते हुए तब तक ऊपर की तरफ चढ़ते रहे जब तक कि वे बलूत की लकड़ी के बहुत चमकदार दरवाजे तक नहीं पहुंच गए। इस दरवाजे पर गरुड़ के आकार की पीतल की कुंडी लगी थी। आधी रात से ज्यादा होने के बाद भी कमरे के भीतर से आवाजें आ रही थी, बहुत सारी आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे डंबलडोर कम से कम एक साथ 1 दर्जन लोगों से बात कर रहे हों। प्रोफेसर मैगोनिगल ने गरुड़ के आकार की कुंडी से 3 बार दस्तक दी। आवाजें तत्काल बंद हो गई, मानो किसी ने उनका स्विच बंद कर दिया हो। दरवाजा अपने आप खुल गया और प्रोफेसर मैगोनिगल हैरी तथा रॉन को भीतर ले गईं। कमरा आधे अंधेरे में था। चांदी के अजीब से यंत्र टेबलों पर खामोश खड़े थे और अब भी धुएं की लकीरें छोड़ रहे थे, जैसा वे हमेशा करते थे। दीवारों पर पूर्व हेडमास्टर और हेड मिस्ट्रेस अपनी अपनी तस्वीरों के फ्रेम में ऊँग रहे थे। दरवाजे के पीछे हंस जितना बड़ा एक शानदार सुनहरा लाल पक्षी ऊँग रहा था और उसका सिर उसके पंख के नीचे था। ओह प्रोफेसर मैगोनिगल, आप हैं? और ओह। डंबलडोर अपनी डेस्क के पीछे ऊंची पीठ वाली कुर्सी पे बैठ गए। वे मोमबत्ती की रोशनी के घेरे में आगे झुके, जो उनके सामने रखे कागजों पर रोशनी कर रही थी। वे एक शानदार कढ़ाई वाला बैगनी और सुनहरा ड्रेसिंग गाउन पहने थे। गाउन के नीचे सफेद नाइट शर्ट थी, लेकिन वे पूरी तरह जागे हुए लग रहे थे। उनकी हल्की नीली पैनी आंखें प्रोफेसर मैगोनिगल पर जमी हुई थीं। प्रोफेसर डंबलडोर, पॉटर को एक बुरा सपना आया था, प्रोफेसर मैगोनिगल ने कहा। वह कहता है, हैरी ने जल्दी से कहा। यह सपना नहीं था। प्रोफेसर मैगोनिगल ने मुड़कर हैरी को देखा और त्योरियां चढ़ा ली। ठीक है पॉटर, अब हेडमास्टर को इसके बारे में तुम ही बता दो। हैरी बोला, देखिए, मैं सो रहा था। डंबलडोर को समझाने की हताशा और दहशत में भी वह इस बात पर चिढ़ गया था कि वे उसकी तरफ नहीं बल्कि जुड़ी हुई उंगलियों की तरफ देख रहे थे। लेकिन यह कोई साधारण सपना नहीं था, यह सच था। मैंने इसे होते देखा था। उसने एक गहरी सांस खींची। रॉन के डैडी मिस्टर वीजली पर एक बड़े सांप ने हमला कर दिया है। उसके मुंह से निकलकर ये शब्द हवा में गूंजने लगे। वे थोड़े मूर्खतापूर्ण, यहाँ तक कि मजाकिया भी लगने लगे। एक खामोशी छा गई, जिसमें डंबलडोर कुर्सी पर पीछे टिके रहे और सोचते हुए छत की तरफ देखते रहे। रॉन सफेद चेहरे और सदमे के साथ कभी हैरी को तो कभी डंबलडोर को देख रहा था। तुमने यह कैसे देखा? डंबलडोर ने धीरे से पूछा। वे अब भी हैरी की तरफ नहीं देख रहे थे। देखिए, मैं नहीं जानता, हैरी ने थोड़े गुस्से से कहा। आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगता है मेरे दिमाग में। तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझे, डंबलडोर ने उसी शांत आवाज में कहा। मेरा मतलब है, क्या तुम याद कर सकते हो कि हमले के वक्त तुम कहाँ पर थे? तुम शिकार के पास खड़े थे या ऊपर से इस घटना को देख रहे थे? यह इतना अजीब सवाल था कि हैरी मुंह फाड़े डंबलडोर की ओर देखता रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सब कुछ पता हो। मैं ही सांप था, उसने कहा। मैंने यह सब सांप के नजरिए से देखा था। एक पल के लिए तो कोई कुछ नहीं बोला। रॉन का चेहरा पीला पड़ चुका था। डंबलडोर ने रॉन की तरफ देखते हुए ज्यादा तीखी आवाज में पूछा, क्या आर्थर बुरी तरह घायल है? हाँ, हैरी ने जोर देकर कहा। वे लोग समझने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? क्या उन्हें यह एहसास नहीं है कि दांत काफी पहले गड़ चुके हैं और अब तक उनका कितना सारा खून बह चुका होगा? और डंबलडोर उसकी तरफ देखने का शिष्टाचार क्यों नहीं निभा रहे हैं?
लेकिन डंबलडोर खड़े हो गए। वे इतनी तेजी से खड़े हुए कि हैरी उछल पड़ा। डंबलडोर ने छत के बहुत करीब लटक रही पुरानी तस्वीर में से एक को संबोधित किया। एवार्ड और डिलिस, आप भी। धब्बेदार काली धारी और भूरे चेहरे वाला जादूगर तथा उसके पास वाले फ्रेम के लंबे सफेद घूंघर वाली बूढ़ी जादूगरनी गहरी नींद में लग रहे थे, लेकिन उन्होंने फौरन अपनी आंखें खोल ली। डंबलडोर ने पूछा, क्या आप सुन रहे थे? जादूगर ने सिर हिलाया। जादूगरनी बोली, जाहिर है। डंबलडोर ने कहा, उस आदमी के बाल लाल है और उसने चश्मा लगा रखा है। एवार्ड, आप चेतावनी दे दें, यह सुनिश्चित करें कि उसे सही लोग खोज लें। दोनों सिर हिलाकर अपने फ्रेम से चले गए। बहरहाल पास की तस्वीरों में प्रकट होने के बजाय, जैसा हॉगवर्ट्स में आमतौर पर होता था, कोई भी दोबारा नहीं दिखा। एक फ्रेम के अब काले पर्दे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, जबकि दूसरे में चमड़े की बस एक आकर्षक कुर्सी थी। हैरी ने देखा कि दीवार पर टंगे कई हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस हालांकि विश्वसनीय खराटे भर रहे थे, लेकिन वे अपनी पलकों के नीचे से उसे चोरी चोरी देख रहे थे। अचानक उसे समझ में आ गया कि उनके दरवाजा खटखटाते समय डंबलडोर किससे बातें कर रहे थे। एवार्ड और डिलिस हॉगवर्ट्स के सबसे प्रमुख हेडमास्टरों में से एक हैं, डंबलडोर ने कहा। वे अब हैरी, रॉन और प्रोफेसर मैगोनिकल के पास से घूमकर सोते हुए पक्षी की तरफ जा रहे थे, जो दरवाजे के पास अपने अड्डे पर बैठा था। उनकी ख्याति इतनी ज्यादा है कि दोनों की तस्वीरें जादूगरों की सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं में लगी हुई है। चूंकि वे अपनी तस्वीरों में आराम से आ जा सकते हैं, इसलिए वे हमें बता सकते हैं कि दूसरी जगह क्या हो रहा है। हैरी ने कहा, लेकिन मिस्टर वीजली कहीं भी हो सकते हैं। आप तीनों बैठ जाएं, डंबलडोर ने कहा, जैसे हैरी कुछ बोला ही ना हो। एवार्ड और डिलिस अभी कुछ मिनट तक नहीं लौटेंगे। प्रोफेसर मैगोनिकल, कृपया कुछ कुर्सियों की व्यवस्था कर लें। प्रोफेसर मैगोनिकल ने ड्रेसिंग गाउन की जेब से छड़ी निकालकर लहराई। हवा में से 3 कुर्सियां प्रकट हो गई। ये कुर्सियां लकड़ी की थीं और सीधी पीठ वाली थीं। ये उस तरह की आरामदेह गद्दीदार कुर्सियां नहीं थी जो डंबलडोर ने हैरी की सुनवाई के समय हवा में से प्रकट की थी। हैरी बैठ गया और डंबलडोर को देखता रहा। डंबलडोर अब एक उंगली से ज्वाला के पंखदार सुनहरे सिर को सहला रहे थे। मायापंछी तत्काल जाग गया। उसने अपना सुंदर सिर उठाया और अपनी चमकती आंखों से डंबलडोर को देखने लगा। डंबलडोर ने बहुत धीरे से उस पक्षी से कहा, हमें चेतावनी की जरूरत है। आग की एक लपट उठी और मायापंछी चला गया। डंबलडोर अब चांदी के एक नाजुक यंत्र के पास पहुंचे। हैरी को पता नहीं था कि इस यंत्र से क्या होता है। वे उस यंत्र को लेकर अपनी डेस्क तक पहुंचे, उन लोगों के सामने बैठे और अपनी छड़ी की नोक से उसे हल्के से ठोका। यंत्र में तत्काल जान आ गई और उसमें से लयदार आवाजें निकलने लगी। ऊपर वाली छोटी सी चांदी की नली से पीला हरा धुआं निकलने लगा। डंबलडोर भुएं चढ़ाकर धुएं को गौर से देखने लगे। कुछ सेकंड बाद धुआं बढ़ गया, गहरा हो गया और हवा में छल्ले बनाने लगा। उसके सिर से एक सांप का सिर बन गया, जिसका मुंह चौड़ा खुला था। हैरी सोच रहा था कि क्या वो यंत्र उसके सपने की पुष्टि कर रहा है। उसने उत्सुकता से डंबलडोर की तरफ देखा ताकि उनकी किसी मुद्रा से वो समझ जाए कि वह सही था, लेकिन डंबलडोर ने ऊपर नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल, डंबलडोर जैसे खुद से बोले और बिना किसी हैरानी के धुएं की लकीर को देखते रहे। लेकिन मूल रूप से विभाजित? हैरी को इस सवाल का सिर पैर समझ में नहीं आया। बहरहाल धुएं का सांप तत्काल 2 सांपों में बट गया और अब दोनों ही हवा में घुमड़ने लगे। थोड़े संतोष के भाव से डंबलडोर ने यंत्र को अपनी छड़ी से हल्के से ठोका। आवाज धीमी हो गई और खत्म हो गई। धुएं के सांप हल्के पड़ गए और धुंध में बदलकर गायब हो गए। डंबलडोर ने यंत्र को दोबारा उसकी छोटी जर्जर टेबल पर रख दिया। हैरी ने देखा कि तस्वीरों में से कई पुराने हेडमास्टर उसे देख रहे थे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि हैरी उन्हें देख रहा था तो वे तत्काल सोने का नाटक करने लगे। हैरी यह पूछना चाहता था कि यह अजीब सा चांदी का यंत्र किस लिए था, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाता, उनकी दाहिनी तरफ की दीवार के ऊपरी हिस्से से एक आवाज आई। एवार्ड नाम का जादूगर अपनी तस्वीर में लौट आया था और थोड़ा हाँफ रहा था। डंबलडोर, डंबलडोर ने तत्काल पूछा, क्या खबर है? मैं तब तक चिल्लाया जब तक कि कोई भागता हुआ वहां नहीं आया, जादूगर ने कहा, जो अपने पीछे लगे पर्दे से माथा पोंछ रहा था। मैंने उनसे कहा कि मैंने नीचे की मंजिल पर किसी की आवाज सुनी है। वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि मेरी बात का भरोसा करे या नहीं, लेकिन वह जांच करने के लिए नीचे चला गया। आप तो जानते ही हैं, नीचे तस्वीरें नहीं है, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता था। खैर कुछ मिनट बाद वे उसे उठाकर ले आए। उसकी हालत अच्छी नहीं दिख रही थी, वह खून में लथपथ था। उनके जाते समय मैं अच्छी तरह से देखने के लिए एल्फ्रेडा क्रेग की तस्वीर तक भागा था। अच्छी बात है, डंबलडोर ने कहा, जब रॉन तेजी से हिला। मुझे लगता है कि डिलिस ने उसे आते देख लिया होगा। और कुछ पल बाद ही सफेद घूंघर वाली जादूगरनी भी अपनी तस्वीर में आ गई। वह खांसते हुए अपनी कुर्सी में धंस गई और बोली, हाँ हेडमास्टर, वे उसे सेंट मंगोज ले गए हैं। वे उसे मेरी तस्वीर के पास से ले गए। उसकी हालत बहुत खराब दिख रही थी।
धन्यवाद, डंबलडोर ने कहा। उन्होंने मुड़कर प्रोफेसर मैकगोनागल को देखा। मिनर्वा, मैं चाहता हूं कि आप जाकर बाकी वीजली बच्चों को जगा दें। ठीक है। प्रोफेसर मैकगोनागल उठकर खड़ी हुई और तेजी से दरवाजे तक गई। हैरी ने रॉन की तरफ कनखियों से देखा, जो दहशत में लग रहा था। प्रोफेसर मैकगोनागल ने दरवाजे पर ठहरते हुए पूछा, और डंबलडोर, मॉली को खबर कौन देगा? वह काम ज्वाला कर देगा जब वो किसी के आने की चेतावनी देने का काम पूरा कर लेगा, डंबलडोर ने कहा। लेकिन हो सकता है कि वह यह बात पहले ही जानती हो। उसकी घड़ी कमाल की है। हैरी जानता था कि डंबलडोर उस घड़ी का जिक्र कर रहे थे जो समय नहीं बल्कि वीजली परिवार के सदस्यों का पता ठिकाना और स्थिति बताती थी। एक टीस के साथ उसने सोचा कि मिस्टर वीजली वाला कांटा इस वक्त जानलेवा खतरे की तरफ इशारा कर रहा होगा। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। शायद मिसेस वीजली सो चुकी होंगी और घड़ी नहीं देख रही होंगी। यह याद करके हैरी कांप गया कि मिसेस वीजली का बहरूपिया मिस्टर वीजली के बेजान शरीर में बदल गया था। उसका चश्मा तिरछा हो गया था और उसके चेहरे से खून बह रहा था। लेकिन मिस्टर वीजली नहीं मरेंगे, वे नहीं मर सकते। डंबलडोर अब हैरी और रॉन के पीछे की अलमारी में कुछ खोज रहे थे। वे उसमें से एक पुरानी काली केतली निकाल कर लाए, जिसे उन्होंने सावधानी से अपनी डेस्क पर रख दिया। वे अपनी छड़ी उठाकर बुदबुदाए, आवागमनो। एक पल के लिए केतली कांपी, एक अजीब नीली रोशनी में चमकी, फिर शांत होकर पहले जैसी काली दिखने लगी। डंबलडोर एक और तस्वीर के पास गए। उसमें एक चतुर दिखने वाला जादूगर था, जिसकी दाढ़ी नुकीली थी। वह नाग शक्ति के हरे और चांदी जैसे रंग के कपड़े पहने था और इतनी गहरी नींद में लग रहा था कि जब डंबलडोर ने उसे जगाने की कोशिश की तो उसने उनकी आवाज नहीं सुनी। फिनिस, फिनिस। तस्वीर में लगे जादूगर और जादूगरनी अब सोने का नाटक नहीं कर रहे थे। वे अपने फ्रेमों में इधर उधर सरक रहे थे ताकि घटना को ज्यादा अच्छी तरह से देख सकें। जब चतुर दिखने वाला जादूगर सोने का नाटक करता रहा तो उनमें से कुछ भी उसका नाम चिल्लाने लगे, फिनिस, फिनिस, फिनिस। वह अब नाटक नहीं कर सकता था। वह नाटकीय ढंग से हिला और उसने आंखें खोल ली। किसी ने मुझे पुकारा। मुझे तुम्हारी जरूरत है फिनिश। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी दूसरी तस्वीर में जाओ, डंबलडोर ने कहा। मैं एक और संदेश भेजना चाहता हूं। मेरी दूसरी तस्वीर में, फिनिश ने थकी हुई आवाज में कहा और एक लंबी बनावटी जमाई ली। उसकी आंखें कमरे में चारों तरफ घूमी और हैरी पर टिक गई। ओह नहीं डंबलडोर, आज रात को मैं बहुत थका हुआ हूँ। फिनिच की आवाज हैरी को जानी पहचानी लगी। वह सोचने लगा कि उसने इसे पहले कहाँ सुना था, लेकिन इससे पहले कि वह सोच पाता, आसपास लगी तस्वीरें विरोध में हो हल्ला मचाने लगी। आदेश की अवहेलना, लाल नाक वाले एक मोटे जादूगर ने गरज कर कहा और अपने मुक्के लहराए। कर्तव्य से विमुक्ता। हम हॉगवर्ट्स के वर्तमान हेडमास्टर के आदेशों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं, एक कमजोर दिखने वाले बूढ़े जादूगर ने चिल्लाकर कहा। उन्हें देखकर हैरी पहचान गया कि वे डंबलडोर के पूर्ववर्ती अर्मैंडो डिपेट है। फिनिस, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या मैं उसे तैयार करूं डंबलडोर? एक जादूगरनी ने असामान्य मोटी छड़ी उठाकर कहा, जो लकड़ी के मुदगर जैसी लग रही थी। ओह बहुत अच्छा, फिनिस नाम के जादूगर ने छड़ी को थोड़ा डर कर देखते हुए कहा। हालांकि हो सकता है अब तक उसने मेरी तस्वीर फेंक दी हो। उसने ज्यादातर पारिवारिक चीजें तो पहले ही फेंक। सीरियस जानता है कि उसे तुम्हारी तस्वीर संभाल कर रखनी है, डंबलडोर ने कहा और हैरी तत्काल समझ गया कि उसने फिनिस की आवाज कहाँ सुनी थी। ग्रिमोल्ड चौक के बेडरूम के खाली दिखने वाले फ्रेम में। आपको उसे संदेश देना है कि आर्थर वीजली गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और आर्थर की पत्नी, बच्चे और हैरी पॉटर जल्दी ही उसके घर पहुंचने वाले हैं। आप समझ गए? आर्थर वीजली घायल, पत्नी, बच्चे और हैरी पॉटर रहने आ रहे हैं, फिनिस ने नीरस आवाज में दोहराया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। वो तस्वीर के फ्रेम में एक तरफ हुआ और गायब हो गया। ठीक उसी पल दरवाजा एक बार फिर खुल गया। प्रोफेसर मैकगोनागल, फ्रेड, जॉर्ज और जिनी को लेकर अंदर आ गई। वे तीनों ही अस्त व्यस्त और सदमे में दिख रहे थे तथा अब भी नाइट सूट पहने थे। हैरी, क्या हुआ? जिनी ने पूछा, जो डरी हुई दिख रही थी। प्रोफेसर मैकगोनागल कहती हैं कि तुमने डैडी को घायल होते देखा। तुम्हारे डैडी माया पंछी के समूह का काम करते समय घायल हो गए हैं, डंबलडोर ने हैरी के जवाब देने से पहले ही कहा। उन्हें सेंट मंगोस जादुई रोग एवं दुर्घटना अस्पताल ले गया गया है। मैं तुम लोगों को सीरियस के घर भेज रहा हूँ, जो अस्पताल आने जाने के लिहाज से तुम्हारे घर से ज्यादा आरामदेह रहेगा। वहीं पर तुम्हें तुम्हारी मम्मी मिल जाएंगी। हम कैसे जा रहे हैं? फ्रेड ने कहा, जो सदमे में दिख रहा था। छू पाउडर से? नहीं, डंबलडोर ने कहा। छू पाउडर इस वक्त सुरक्षित नहीं है। नेटवर्क की निगरानी हो रही है। तुम लोग आवागमन कुंजी से जाओगे। उन्होंने पुरानी केतली की तरफ इशारा किया, जो मासूमियत से उनकी डेस्क पर रखी हुई थी। हम फिनिश नाइजेल की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। तुम लोगों को भेजने के पहले मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि रास्ता साफ हो।
तभी ऑफिस के बीचों बीच आग की एक लपट दिखी और एक सुनहरा पंख धीरे से तैरकर फर्श पर गिर गया। यह ज्वाला की चेतावनी है, डंबलडोर ने पंख को पकड़ते हुए कहा। प्रोफेसर अम्बridge को पता चल गया है कि तुम लोग अपने पलंग पर नहीं हो। मैनरवाद जाकर उन्हें रोको, उन्हें कोई भी कहानी सुना दो। प्रोफेसर मैकगोनिगल इतनी फुर्ती से गई कि उनके गाउन की बस झलक ही दिख पाई। वह कहता है कि उसे खुशी होगी। डंबलडोर के पीछे से एक बोरियत भरी आवाज आई। फिनिस नाम का जादूगर अपने नागशक्ति वाले बैनर के सामने दोबारा प्रकट हो चुका था। मेरे पर पोते की रुचि बड़ी अजीब मेहमानों में है। यहाँ आओ, डंबलडोर ने हैरी और वीजली परिवार के बच्चों से कहा। और जल्दी करो, इससे पहले कि यहाँ कोई और आ जाए। हैरी और बाकी बच्चे डंबलडोर की डेस्क के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। तुम सभी पहले आवागमन कुंजी का इस्तेमाल कर चुके हो? डंबलडोर ने पूछा। सभी ने सिर हिला दिया और काली केतली के किसी हिस्से को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। बहुत बढ़िया, 3 की गिनती पर 1, 2। यह 1 सेकंड में हो गया। डंबलडोर जब 3 बोलने से पहले पल भर रुके तो हैरी ने उनकी तरफ देखा। वे बहुत करीब थे और डंबलडोर की साफ नीली निगाह हैरी के चेहरे पर पड़ी। तत्काल हैरी का निशान जलने लगा और सफेद हो गया, जैसे पुराना घाव फिर से खुल गया हो। हैरी के अंदर नफरत की इतनी तेज लहर उठी जिसे वह नहीं चाहता था, पसंद नहीं करता था, लेकिन जो बहुत प्रबल थी। उस पल वह हमला करना चाहता था, उन्हें काटना चाहता था, उनके शरीर में अपने जहरीले दांत गड़ाना चाहता था। 3। हैरी की नाभि के पीछे जोरदार झटका लगा। उसके पैरों के नीचे से फर्श ओझल हो गया। उसका हाथ केतली से चिपक गया। वह दूसरों से टकरा रहा था जब वे रंगों के भंवर और हवा के झोंकों में तेजी से उड़ रहे थे। केतली उन्हें आगे की तरफ खींच रही थी और फिर उसके पैर जमीन पर इतनी तेजी से टकराए कि उसके घुटने मुड़ गए। केतली जमीन पर गिर पड़ी और करीब से क्रीचर की आवाज आई। दोबारा आ गए बदसात बच्चों, क्या यह सच है कि इनका बाप मर रहा है? बाहर जाओ, एक दूसरी आवाज गरजी। हैरी उठकर खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा। वे लोग ग्रिमोल्ड चौक के 12 नंबर के उदास तलघर वाले किचन में आ गए थे। रोशनी सिर्फ आग और एक हिलती हुई मोमबत्ती से आ रही थी। वहां साफ दिख रहा था कि सीरियस अकेला रात का खाना खा रहा था जो उसने अधूरा छोड़ दिया था। क्रीचर अपनी कमर के कपड़े को ऊपर खींचते हुए हॉल के दरवाजे से गायब हो रहा था और दुष्टता से पीछे देख रहा था। सीरियस चिंतित दिखता हुआ जल्दी से उनकी तरफ आ रहा था। उसकी दाढ़ी नहीं बनी थी और वह अपने दिन के कपड़ों में ही था। उसके पास से मंडगस जैसी शराब की बदबू भी आ रही थी। क्या हुआ? उसने जिनी को उठाने के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हुए पूछा। फिनिस नाइजेल ने बताया कि आर्थर बुरी तरह घायल हो गया है। फ्रेड ने कहा। हैरी से पूछो। हाँ, मैं भी पूरी बात सुनना चाहता हूँ, जॉर्ज ने कहा। जुड़वा भाई और जिनी उसे घूर रहे थे। क्रीचर के कदमों की आहट बाहर सीढ़ियों पर रुक गई थी। देखो, हैरी ने शुरू किया, लेकिन यह तो मैकगोनिगल और डंबलडोर को बताने से भी ज्यादा बुरा था। मुझे एक तरह का सपना दिखा और फिर उसने उन्हें बता दिया कि उसने क्या देखा था। हालांकि उसने सपने में थोड़ा बदलाव कर दिया था। उसने इस तरह बताया जैसे उसने सांप को हमला करते देखा था। उसने यह नहीं बताया कि उसने सांप की आंखों से हमला होते देखा था। रॉन का चेहरा अब भी बहुत सफेद था। उसने हैरी पर एक सरसरी निगाह डाली लेकिन कुछ नहीं बोला। जब हैरी ने अपनी बात पूरी कर ली तो फ्रेड, जॉर्ज और जिनी एक पल के लिए उसे घूरते रहे। हैरी को पता नहीं था कि यह उसका वहम था या नहीं, लेकिन उसे लगा कि उनकी निगाह में दोषारोपण की झलक थी। अगर वे हमले को देखने के लिए उसे दोष दे रहे थे तो उसे खुशी थी कि उसने उन्हें यह नहीं बताया कि वह उस सांप के भीतर था। फ्रेड ने सीरियस की ओर मुड़ते हुए पूछा, क्या मम्मी यहाँ है? उन्हें तो शायद अब तक यह पता भी नहीं होगा कि क्या हुआ है, सीरियस ने कहा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अम्बridge के पहुंचने से पहले तुम्हें वहां से निकाल लिया जाए। मुझे उम्मीद है कि डंबलडोर अब मॉली को इस घटना की जानकारी दे रहे होंगे। हमें सेंट मंगोज पहुंचना होगा, जिनी ने व्यग्रता से कहा। उसने अपने भाइयों की तरफ देखा जो अब भी पैजामे में थे। सीरियस, क्या तुम हमें चोगे दे सकते हो? सीरियस ने कहा। जरा ठहरो, तुम इस तरह भागते हुए सेंट मंगोज नहीं जा सकते, फ्रेड ने विद्रोही स्वर में कहा। हम सेंट मैंगोज क्यों नहीं जा सकते हैं? आखिर वे हमारे डैडी हैं। और तुम क्या बताओगे कि तुम्हें आर्थर पर हुए हमले के बारे में कैसे पता चला, जबकि अभी तो अस्पताल वालों ने उनकी पत्नी को भी यह खबर नहीं दी है? जॉर्ज ने गर्म होते हुए कहा। इससे क्या फर्क पड़ता है? सीरियस ने गुस्से से कहा। इससे फर्क पड़ता है क्योंकि हम इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते हैं कि हैरी को सैकड़ों मील दूर वाली घटनाओं की झलक दिख रही है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि मंत्रालय इस जानकारी का क्या करेगा? फ्रेड और जॉर्ज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस बात की कतई परवाह नहीं थी कि मंत्रालय किसी भी जानकारी का क्या करेगा। रॉन का चेहरा भी राख जैसा था और वह खामोश था। जिनी बोली, कोई और भी तो हमें बता सकता था। हमें यह बात हैरी के अलावा किसी और से भी तो पता चल सकती थी। जैसे कौन? सीरियस ने अधीरता से कहा।
सुनो, तुम्हारे डैडी मायापंची के समूह का काम करते समय घायल हुए हैं और परिस्थितियां वैसे भी संदिग्ध हैं। घटना के कुछ पल बाद ही उनके बच्चों को यह खबर पता चलने से संदेह और बढ़ जाएगा। इससे मायापंची के समूह को गंभीर नुकसान हो सकता है। फ्रेड चिल्लाया। हमें किसी समूह वमूह की परवाह नहीं है, जॉर्ज चिल्लाया। हम अपने डैडी के बारे में बातें कर रहे हैं जो मौत से जूझ रहे हैं। सीरियस भी उतने ही गुस्से में बोला। तुम्हारे डैडी जानते थे कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। मायापंची के समूह के लिए मुश्किलें पैदा करने पर वे तुम्हें धन्यवाद नहीं देंगे, इसलिए तुम समूह में नहीं हो। तुम समझ ही नहीं सकते हो, ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए जान देने में भी नहीं हिचकना चाहिए। तुम्हारे लिए कहना आसान है क्योंकि तुम यहाँ पर सुरक्षित हो। फ्रेड कर्जा, मैं देख रहा हूँ कि तुम खुद तो कोई जोखिम नहीं ले रहे हो। सीरियस के चेहरे पर जो थोड़ा बहुत रंग था वह भी उड़ गया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वो फ्रेड को थप्पड़ मारना चाहता हो, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया और शांत स्वर में बोला, मैं जानता हूं कि यह मुश्किल है, लेकिन हम सबको इस तरह व्यवहार करना है जैसे हमें कुछ पता ही नहीं चला है। हमें यही करना है जब तक कि हमें तुम्हारी मम्मी से पता न चले, ठीक है? फ्रेड और जॉर्ज अभी बगावत के मूड में लग रहे थे। बहरहाल जीनी सबसे करीब वाली कुर्सी की तरफ कुछ कदम बढ़ी और उसमें धंस गई। हैरी ने रॉन की तरफ देखा, जिसने सिर झुकाने और कंधे झुकाने के बीच की एक अजीब हरकत की, और वे दोनों भी बैठ गए। जुड़वा भाइयों ने 1 मिनट तक सीरियस को गुस्से से घूरा और फिर वे भी जीनी के पास बैठ गए। यह ठीक है, सीरियस ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा। चलो अब हम इंतजार करते समय कुछ पी लेते हैं। आगमन ऑफ बटर बियर। उसने बोलते समय अपनी छड़ी लहराई और आधा दर्जन बोतलें पेंट्री से बाहर निकलकर उनकी तरफ उड़ती हुई आ गई। उन्होंने टेबल पर फिसलकर सीरियस के रात के खाने के बचे कुछ अवशेषों को तितर बितर कर दिया और उन छहों के सामने बढ़िया तरीके से रुक गई। वे सभी बटर बियर पीने लगे। कुछ समय तक किचन में सिर्फ अंगीठी की लकड़ियों के तड़कने और टेबल पर बोतलों के रखने की आवाजें आती रहीं। हैरी सिर्फ इसलिए पी रहा था ताकि वो अपने हाथों का कुछ कर सके। उसके पेट में उबलता हुआ भयंकर अपराध बोध भरा था। अगर वह नहीं होता तो वे सब यहाँ नहीं होते। वे सभी इस वक्त बिस्तर में सो रहे होते और खुद को यह बताने से कोई फायदा नहीं था कि उसने चेतावनी देकर मिस्टर वीजली का समय रहते पता लगवा लिया, क्योंकि वह यह बात भी अच्छी तरह जानता था कि उसी ने मिस्टर वीजली पर हमला किया था। हालांकि उसका बटर बियर वाला हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए सोचा, मूर्ख मत बनो, तुम्हारे दांत जहरीले नहीं है। तुम तो अपने पलंग पर लेटे हुए थे, तुम किसी पर हमला नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, तो फिर डंबलडोर के ऑफिस में कुछ समय पहले क्या हुआ था? मैं डंबलडोर पर भी तो हमला करना चाहता था। उसने बोतल ज्यादा जोर से रख दी, जिससे बटर बियर टेबल पर छिलक गई, लेकिन इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। तभी हवा में आग की लपट दिखी, जिससे उसके सामने की गंदी प्लेटें चमकने लगी। वे सदमे से चीखे। एक चंपत्र हल्की आवाज के साथ टेबल पर आ गिरा, जिसके साथ सुनहरे मायापंची की पूंछ का एक पंख था। ज्वाला, सीरियस ने तत्काल कहा और चंपत्र को झपट कर उठा लिया। यह डंबलडोर की लिखावट नहीं है, यह तो तुम्हारी माँ का संदेश होगा, देखो। उसने चिट्ठी जॉर्ज के हाथ में थमा दी, जिसने उसे फाड़ कर खोला और जोर से पढ़ा। डैडी अब भी जिंदा है। मैं सेंट मंगोस जा रही हूँ। जहां हो वहीं रहो। जितनी जल्दी हो सके मैं खबर भेजूंगी, मम्मी। जॉर्ज ने टेबल पर चारों तरफ देखा। अब भी जिंदा है? उसने धीरे से कहा। लेकिन इससे तो ऐसा लगता है कि उसे वाक्य पूरा करने की जरूरत नहीं थी। इससे हैरी को भी ऐसा लगा जैसे मिस्टर वीजली जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। अब भी बहुत पीले चेहरे वाला रॉन ने अपनी मम्मी की चिट्ठी के पीछे वाले हिस्से को घूरा, जैसे उसे उम्मीद हो कि वहां उसे राहत के कुछ शब्द मिलेंगे। फ्रेड ने चंपत्र जॉर्ज के हाथ से खींचकर पढ़ा, फिर हैरी की तरफ देखा, जिसके हाथ एक बार फिर अपनी बटर बियर की बोतल पर कांपने लगे थे। अपनी कपकपी रोकने के लिए उसने बोतल और कसकर पकड़ ली। हैरी ने पहले कभी बैठे बैठे इतनी लंबी रात नहीं काटी थी। सीरियस ने एक बार आधे अधूरे मन से सुझाव दिया कि वे सभी सो जाएं, लेकिन वीजली बंदों की हिकारत भरी नजर से उसे जवाब मिल गया। वे टेबल के चारों तरफ खामोशी से बैठे रहे और मोमबत्ती को छोटा होते देखते रहे, जब तक कि वह पिघलकर मोम में नहीं बदल गई। कभी कभार वे बोतल को अपने होंठ तक उठा लेते थे। वे सिर्फ समय काटने के लिए बोल रहे थे। वे अटकलें लगा रहे थे कि क्या हो रहा होगा। वे एक दूसरे को आश्वस्त कर रहे थे कि अगर कोई बुरी खबर होती तो उन्हें तत्काल पता चल जाती, क्योंकि मिसेस वीजली काफी समय पहले सेंट मंगोस पहुंच गई होंगी। फ्रेड की झपकी लग गई और उसका सिर उसके कंधे पर लुढ़क गया। जिनी कुर्सी पर बिल्ली की तरह दुबकी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। हैरी को उसमें आग का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। रॉन अपने हाथों से सिर छिपाए बैठा था और यह बताना असंभव था कि वह जाग रहा था या सो रहा था।
हैरी और सीरियस बार बार एक दूसरे की तरफ देख लेते थे। वे दोनों ही बाहरी लोग थे जो परिवार के दुख में शामिल थे। वे सभी इंतजार करते रहे। रॉन की घड़ी में जब सुबह के 5:10 हुए तो किचन का दरवाजा खुला और मिसेस वीजली अंदर दाखिल हुई। वे बहुत पीली दिख रही थीं, लेकिन जब सभी ने एक साथ उनकी तरफ देखा और फ्रेड, जॉर्ज और हैरी अपनी कुर्सी से आधे उठ गए तो उन्होंने एक फीकी मुस्कान दी। आर्थर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उन्होंने कहा और उनकी आवाज थकान के कारण कमजोर थी। वे सो रहे हैं, हम सभी बाद में जाकर उनसे मिल सकते हैं। बिल इस वक्त उनके पास है, वह ऑफिस से सुबह की छुट्टी ले रहा है। फ्रेड अपनी कुर्सी में दोबारा धंस गया और उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। जॉर्ज और जिनी खड़े होकर तेजी से अपनी माँ के गले लग गए। रॉन ने कांपती हंसी निकाली और अपनी बटर बियर एक ही सांस में पी डाली। नाश्ता, सीरियस ने चहकते हुए कहा और उछलकर खड़ा हो गया। वह घटिया घरेलू जिन कहा गया। क्रीचर क्रीचर, लेकिन क्रीचर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ओह छोड़ो, सीरियस बुदबुदाया और उसने अपने सामने के लोगों को गिना। तो 7 लोगों के लिए नाश्ता, मुझे लगता है बेकन और अंडे, इसके अलावा चाय और टोस्ट। हैरी जल्दी से मदद के लिए स्टोव के पास पहुंच गया। वो वीजली परिवार की खुशी में बाधक नहीं बनना चाहता था और वह उस पल से डर रहा था जब मिसेस वीजली उससे सपना दोहराने को कहेंगी। बहरहाल उसने अभी ड्रेसर और प्लेटें निकाली ही थी कि मिसेस वीजली ने प्लेटें उसके हाथ से ले ली और उसे गले लगा लिया। उन्होंने रूंधे गले से कहा, हैरी, अगर तुम नहीं होते तो जाने क्या होता। उन्हें घंटों तक आर्थर का पता ही नहीं चलता और तब तक बहुत देर हो चुकी होती। लेकिन तुम्हारी बदौलत आर्थर जीवित है। डंबलडोर ने इस बारे में एक बहुत अच्छा बहाना खोज लिया है कि आर्थर किस कारण वहां पर थे। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ऐसा होने पर कितनी मुश्किलें हो जाती। बेचारे स्टगिस को देखो। हैरी से उनकी कृतज्ञता बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने उसे जल्दी ही छोड़ दिया। फिर वे सीरियस की तरफ मुड़कर उसे धन्यवाद देने लगी कि उसने रात भर उनके बच्चों की देखभाल की। सीरियस ने कहा कि उसे मदद करके बहुत खुशी हुई थी और उसने यह प्रस्ताव भी रखा था कि जब तक मिस्टर वीजली अस्पताल में रहें तब तक वे सभी वहीं रहें। ओ सीरियस, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। लगता है कि उन्हें अभी कुछ समय अस्पताल में रहना पड़ेगा और यहाँ रहने पर हम उनके ज्यादा करीब रह सकते हैं। जाहिर इसका मतलब है कि हम सब क्रिसमस यहीं मनाएंगे। जितने ज्यादा हो उतना ही अच्छा है, सीरियस ने सच्ची गर्मजोशी से कहा। मिसेस वीजली उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और एप्रन पहनकर नाश्ता बनाने लगी। सीरियस, हैरी बुदबुदाया, क्योंकि अब उससे एक पल भी सहन नहीं हो रहा था। क्या मैं तुमसे जल्दी से बात कर सकता हूँ? और अभी? वह सीरियस के आगे आगे अंधेरी पेंट्री में चला गया। बिना किसी भूमिका के हैरी ने अपने गॉडफादर को अपने सपने का हर विवरण सुना दिया, जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि वह खुद ही सांप था जिसने मिस्टर वीजली पर हमला किया था। जब वह सांस लेने के लिए रुका तो सीरियस ने पूछा, क्या तुमने ये बात डंबलडोर को बताई थी? हाँ, हैरी ने अधीरता से कहा, लेकिन उन्होंने मुझे इसका मतलब नहीं बताया। देखो, आजकल वे मुझे कुछ भी नहीं बताते हैं। सीरियस ने शांति से कहा, मुझे यकीन है कि अगर कोई चिंता की बात होती तो वे तुम्हें जरूर बताते। लेकिन इतना ही नहीं है, हैरी ने एक ऐसी आवाज में कहा जो फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। सीरियस, मुझे लगता है कि मैं पागल हो रहा हूँ। डंबलडोर के ऑफिस में आवागमन कुंजी पकड़ने से पहले एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सांप था। मैं सांप जैसा महसूस कर रहा था। डंबलडोर की तरफ देखते समय मेरा निशान दुखने लगा। सीरियस, मैं उन पर हमला करना चाहता था। उसे सीरियस का थोड़ा सा चेहरा ही दिखाई दे रहा था, बाकी का चेहरा अंधेरे में था। यह उस सपने का परिणाम होगा, बस इतनी सी बात है, सीरियस ने कहा। तुम तब अपने सपने के बारे में सोच रहे थे और ऐसा नहीं है, हैरी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ऐसा लगता था जैसे मेरे भीतर कोई चीज सिर उठा रही थी, जैसे मेरे भीतर कोई सांप था। तुम्हें नींद की जरूरत है, सीरियस ने दृढ़ता से कहा। तुम नाश्ता करो और सीधे पलंग पर पहुंच जाओ। लंच के बाद तुम बाकी लोगों के साथ आर्थर से मिलने जा सकते हो। हैरी, तुम्हें सदमा लगा है। तुम खुद को ऐसी चीज के लिए अपराधी मान रहे हो जिसे तुमने सिर्फ देखा था। वैसे यह बहुत अच्छा रहा कि तुमने देख लिया, वरना आर्थर मर सकता था। बस चिंता करना छोड़ दो। उसने हैरी का कंधा थपथपाया और हैरी को अंधेरे में अकेला छोड़कर पेंट्री से चला गया। हैरी को छोड़कर बाकी सभी लोग सो गए। हैरी बेडरूम तक गया जहां गर्मी की छुट्टियों के आखिरी कुछ सप्ताह में वह और रॉन सोते थे। रॉन तो बिस्तर पर पहुंचने के कुछ मिनट बाद ही सो गया, लेकिन हैरी पूरे कपड़े पहने बैठा रहा, पलंग की ठंडी छड़ों से टिका रहा और खुद को जानबूझकर कष्ट में रखता रहा ताकि उसे नींद न आए। उसे डर था कि अगर वह सो गया तो हो सकता है कि नींद में वो दोबारा सांप बन जाए। हो सकता है जागने पर उसे पता चले कि उसने रॉन को या फिर घर में रेंगकर किसी और को काट लिया है। जब रॉन जागा तो हैरी ने नाटक किया कि उसने भी नींद पूरी कर ली है।
जब वे लंच कर रहे थे तभी हॉगवर्ट्स से उनके संदूक आ गए ताकि वे सेंट मंगोस जाने के लिए मगलुओं की तरह कपड़े पहन सके। हैरी के अलावा सभी लोग खुशी खुशी बातें कर रहे थे जब उन्होंने अपने दुशालों की जगह जीन्स और शर्ट्स पहन ली। जब टोंक्स और बावरेनैन उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए आए तो उन्होंने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। वे उस हैट पर हंसे जो बावरेनैन ने ऐसे कोण पर पहन रखा था ताकि उनकी जादुई आंख छिप जाए। उन्होंने ये तसल्ली भी की कि छोटे और चमकदार गुलाबी बालों वाली टोंक्स स्टेशन पर कम ध्यान आकर्षित करेगी। हैरी के सपने में टोंक्स ने बहुत दिलचस्पी ली। वह यह जानना चाहती थी कि मिस्टर विजली पर हमले वाला सपना कैसा था, लेकिन उस बारे में बात करने में हैरी ने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। तुम्हारे परिवार में कोई ज्योतिषक तो नहीं है? उसने जिज्ञासा से पूछा जब वे शहर के बीच की तरफ जाने वाली धड़धड़ाती हुई ट्रेन में पास पास बैठे थे। नहीं, हैरी ने कहा और प्रोफेसर टिलोनी की बात सोचकर उसे यह अपमान सा लगा। नहीं, टोंक्स ने विचार करते हुए कहा, मेरा मतलब है तुम भविष्य नहीं देख रहे थे, तुम तो वर्तमान देख रहे थे। यह अजीब है ना? वैसे काफी काम का है। हैरी कुछ नहीं बोला। सौभाग्य से वह अगले स्टेशन पर उतर गए। यह स्टेशन लंदन के बीचों बीच था। ट्रेन से उतरने की हड़बड़ी में उसने अपने और सबसे आगे चल रही टोंक्स के बीच में फ्रेड और जॉर्ज को आ जाने दिया। वे सभी टोंक्स के पीछे पीछे चलती सीढ़ियों पर चढ़ गए। मूडी सबसे पीछे चल रहे थे। उनका हैट नीचे झुका हुआ था और उनका गांठदार हाथ कोट के बटनों के बीच से धंस कर छड़ी पकड़े हुए था। हैरी को एहसास था कि उनकी छिपी हुई आंख उसे कसकर घूर रही थी। अपने सपने के बारे में किसी और सवाल से बचने की कोशिश करते हुए उसने बावरेनैन से पूछा कि सेंट मंगोस कहाँ छिपा था। जाड़े की हवा में बाहर निकलते समय मूडी बुदबुदाए, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। वे ऐसी सड़क पर जा रहे थे जहां बड़े बड़े स्टोर थे और क्रिसमस की खरीदारी करने वालों की भीड़ लगी थी। उन्होंने हैरी को अपने थोड़ा आगे धकाया और उसके ठीक पीछे चलते रहे। हैरी जानता था कि झुके हुए हैट के नीचे उनकी आंखें सभी दिशाओं में घूर रही होंगी। मूडी बोले, अस्पताल के लिए अच्छी जगह खोजना आसान नहीं था। छू मंतर गली में कहीं भी इतनी ज्यादा जगह नहीं थी और हम इसे मंत्रालय की तरह भूमिगत नहीं रख सकते थे। यह सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता। आखिर उन लोगों ने यहाँ की एक इमारत पर कब्जा कर लिया। मूल बात यह थी कि बीमार जादूगर आते जाते समय भीड़ में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने हैरी का कंधा पकड़ लिया ताकि खरीदारी करने वालों के उस समूह की वजह से वे अलग अलग न हो जाएं जो बिजली के सामान की दुकान में जा रहे थे। एक पल बाद मूडी बोले, अब चलो। वे एक बड़े पुराने दिख रहे लाल ईंट के डिपार्टमेंट स्टोर के बाहर गए जिसका नाम पर्ज एंड डाउज लिमिटेड था। उसका हुलिया गंदा और भद्दा दिख रहा था। विंडोज में कुछ डमी लगे थे जिनकी विग आड़ी तिरछी थी। वे बेतरतीब खड़े हुए थे और कम से कम 10 साल पुराने फैशन का सामान प्रदर्शित कर रहे थे। धूल भरे सभी दरवाजों पर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे थे, मरम्मत के लिए बंद। हैरी ने सुना कि प्लास्टिक के शॉपिंग बैग से लदी एक मोटी औरत अपनी सहेली से कह रही थी, ये स्टोर तो कभी खुलता ही नहीं है। ठीक है, टोंक्स ने उस विंडो की तरफ इशारा करते हुए कहा जहां एक बहुत बदसूरत महिला की डमी खड़ी थी। उसकी नकली भौहें लटक रही थी और यह एक हरी नायलॉन ड्रेस की मॉडलिंग कर रही थी। सभी लोग तैयार हैं? सभी सिर हिलाते हुए उसके आसपास आ गए। मूडी ने हैरी को आगे करने के लिए उसके कंधे के बीच में एक और धक्का दिया। टोंक्स कांच के इतने करीब पहुंच गई कि उसकी सांस से कांच पर धुंध जमने लगी। उस बदसूरत डमी को देखते हुए उसने कहा, हम यहाँ आर्थर वीजली को देखने आए हैं। हैरी ने सोचा कि टोंक्स भी बड़ी मूर्खतापूर्ण उम्मीद कर रही थी कि कांच के पार से डमी उसकी बात सुन लेगी, जबकि पीछे बसें जा रही थी और सड़क पर खरीदारी करने वालों का शोर मचा हुआ था। फिर उसने खुद को याद दिलाया कि डमी तो वैसे भी नहीं सुन सकती है। अगले पल उसका मुंह सदमे में खुला रह गया जब डमी ने हल्के से सिर हिलाया और अपनी उंगली से करीब आने का इशारा किया। टोंक्स ने जिनी और मिसेस वीजली की कोहनियां पकड़ी और कांच के पार जाकर ओझल हो गई। फ्रेड, जॉर्ज और रॉन उनके पीछे गए। हैरी ने बाहर की भीड़ की तरफ देखा। उनमें से कोई भी पर्ज एंड डाउन्स लिमिटेड के बदसूरत विंडो डिस्प्ले की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख रहा था। उनमें से किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया था कि 6 लोग उनके सामने हवा में गायब हो गए थे। चलो, मूडी गुर्राए और हैरी की पीठ में एक कोनी चुभाई। एक साथ वे आगे बढ़े। हैरी को लगा जैसे वो ठंडे पानी के बीच से गुजर रहा है। हालांकि दूसरी तरफ पहुंचने के बाद माहौल गर्म और सूखा था। वहां पर बदसूरत डमी या उस जगह का कोई संकेत नहीं था। सामने भीड़ भरा रिसेप्शन था जहां जादूगर और जादूगरनियां लकड़ी की कुर्सियों पर बैठे थे। उनमें से कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे और साप्ताहिक जादूगरनी के पुराने अंक पढ़ रहे थे।
बाकी जादूगरों में भयंकर विकृतियां दिख रही थी, जैसे हाथी पांव या सीने से बाहर निकलते अतिरिक्त हाथ। यहाँ भी बाहर की सड़क जैसा ही शोरगुल था, क्योंकि कई मरीज बहुत अजीब आवाजें निकाल रहे थे। सामने वाली कतार के बीच में बैठी एक जादूगरनी पसीना पसीना हो रही थी और दैनिक जादूगर से खुद को तेजी से हवा कर रही थी। उसके मुंह से भाप और तेज सीटी जैसी आवाज निकल रही थी। एक गंदा दिख रहा जादूगर कोने में बैठा था। वह जब भी हिलता था तो घंटी जैसी आवाज होने लगती थी। घंटी की हर आवाज के साथ इतनी बुरी तरह हिलने लगता था कि उसे इसे स्थिर रखने के लिए अपने दोनों कान पकड़ने पड़ते थे। नींबू जैसे हरे दिशालों में जादूगर और जादूगरनियां आ जा रहे थे। वे सवाल पूछते समय अमृत की तरह क्लिपबोर्ड पर नोट्स लिख रहे थे। हैरी ने देखा कि उनके सीने पर एक आकृति मड़ी हुई थी, एक छड़ी और हड्डी का क्रॉस। उसने रॉन से धीरे से पूछा, क्या ये डॉक्टर है? डॉक्टर? रॉन ने हैरान दिखते हुए कहा, वे मगलू जो लोगों की चीरफाड़ करते हैं? नहीं, ये तो उपचारक हैं। तभी कोने वाला जादूगर फिर से घंटी बजाने लगा। उसकी आवाज के ऊपर मिसेस बीजली की आवाज सुनाई दी, यहाँ आओ। वे उनके पीछे एक कतार में खड़े हो गए, जहाँ सुनहरे बालों वाली एक मोटी जादूगरनी बैठी थी, जिसकी डेस्क पर लिखा था पूछताछ। उसके पीछे की दीवार नोटिसों और पोस्टरों से ढकी हुई थी, जिन पर लिखा था, साफ कढ़ाई काढ़ों को जहरीला बनाने से रोकती है, विषहर औषधियां विष के समान हैं, जब तक कि सुयोग्य उपचारक उनकी अनुशंसा न करें। वहां पर लंबे सफेद घूंघर बालों वाली जादूगरनी की एक बड़ी तस्वीर लगी थी, जिस पर लिखा था, डिलिस डिवेंट, सेंट मंगोज उपचारक, 1722 से 1741, हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय की हेडमिस्ट्रेस, 1741 से लेकर के 1768 तक। डिलिस वीजली समूह को आधी बंद आंखों से इस तरह देख रही थी जैसे उन्हें गिन रही हो। जब हैरी से उनकी आंख मिली तो उन्होंने हल्के से आंख मारी, अपनी तस्वीर में एक तरफ खिसकी और गायब हो गईं। इस दौरान कतार में सामने खड़ा एक युवक जादूगर अजीब तरीके से नाच रहा था और दर्द की कराहों के बीच डेस्क के पीछे बैठी जादूगरनी को अपनी दुख भरी दास्तां सुनाने की कोशिश कर रहा था। ये जूते, आउच, मेरे भाई ने मुझे दिए थे। ओह, वे मेरे आउच पैर काट रहे हैं। उनकी तरफ देखो, लगता है उन पर किसी तरह का बुरा मंत्र किया गया है और मैं उन्हें उतार भी नहीं पा रहा हूँ। वह एक पैर से दूसरे पैर पर इस तरह उछलता रहा जैसे सुरखंगारों पर नाच रहा हो। जूतों से आपको पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना? सुनहरे बालों वाली जादूगरनी ने चिढ़कर एक बड़े साइन बोर्ड की तरफ इशारा किया, जो उसकी डेस्क के बाई तरफ लगा था। आपको मंत्र शती 4थी मंजिल जाना है, जैसा कि मंजिल मार्गदर्शिका में कहा गया है। अगला। जब वो जादूगर लंगड़ाकर नाचता हुआ एक तरफ गया तो वीजली समूह कुछ कदम आगे बढ़ा और हैरी ने मंजिल मार्गदर्शिका पढ़ी। वस्तु संबंधी दुर्घटनाएं, भूतल, कढ़ाई के विस्फोट, छड़ी का पलटवार, झाड़ू की दुर्घटनाएं आदि। प्राणी जनित चोटें, पहली मंजिल, काटना, डंक मारना, जलना, शूल चुभना आदि। जादुई विषाणु, दूसरी मंजिल, संक्रामक रोग जैसे ड्रैगन पॉक्स, वैनिशिंग सिकनेस, स्क्रोफंगुलस आदि। काढ़े और पौधे के जहर, तीसरी मंजिल, फोड़े फुंसी, वमन, अनियंत्रित हंसी आदि। मंत्र क्षति, चौथी मंजिल, मंत्र, शाप, गलत तरीके से हुए सम्मोहन आदि। आगंतुकों के लिए टी रूम, हॉस्पिटल का स्टोर, पांचवी मंजिल। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा हो कि कहाँ जाना है, या आप बोल नहीं पा रहे हो, या आपको याद नहीं हो कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो हमारी स्वागत जादूगरनी को आपकी मदद करने में खुशी होगी। अब कतार में सबसे आगे एक बहुत बूढ़ा और झुका हुआ जादूगर खड़ा था, जिसने सुनने वाला भोंपू लगा रखा था। उसने घरघराती हुई आवाज में कहा, मैं यहाँ बोड्रिक बोर्ड से मिलने आया हूँ। 49 नंबर का वार्ड। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जादूगरनी ने कहा। आपको पता है, उसका दिमाग पूरी तरह घूम चुका है। वह भी खुद को टीपॉट मान रहा है। अगला। एक परेशान दिख रहा जादूगर अपनी छोटी सी बेटी को टखनों से पकड़कर गोद में लिए हुआ था, जबकि लड़की उसके सिर के चारों तरफ उन विशाल पंखों को लहरा रही थी जो उसके सूट के पीछे उगाए थे। चौथी मंजिल, जादूगरनी ने बोरियत भरी आवाज में बिना पूछे कह दिया। वह आदमी डेस्क के पार वाले दोहरे दरवाजे में चला गया। वह अपनी बेटी को अजीब आकार की गुब्बारों की तरह पकड़कर ले जा रहा था। जादूगरनी बोली, अगला। मिसेस वीजली डेस्क की तरफ आगे बढ़ी। हेलो, उन्होंने कहा, मेरे पति आर्थर वीजली को आज सुबह किसी दूसरे वार्ड में पहुंचाया जाना था। क्या आप बता सकती हैं? आर्थर वीजली, जादूगरनी ने अपने सामने रखी लंबी सूची पर उंगली फेरते हुए कहा। हाँ, पहली मंजिल, दाहिनी तरफ का दूसरा दरवाजा, D11 इन वार्ड। धन्यवाद, मिसेस वीजली ने कहा। सब लोग आओ। वे दोहरे दरवाजे से उनके पीछे पीछे चल दिए। वे एक संकरे गलियारे में पहुंच गए, जिसमें मशहूर उपचारकों की तस्वीरें लगी थी।
तैरती मोमबत्तियों से भरे स्फटिक के बुलबुले छत पर रोशनी फेंक रहे थे और साबुन के विशाल बुलबुलों जैसे दिख रहे थे। गलियारा पार करते समय नींबू जैसे हरे दुशाले में बहुत से जादूगर और जादूगरनियां दरवाजों से अंदर बाहर गए। जब वे एक दरवाजे के पार निकले तो उन्हें गलियारे में एक बदबूदार पीली गैस भरी मिली। बीच बीच में उन्हें दूर से करहाने और रोने की आवाजें भी आती रहीं। वे सीढ़ियां चढ़कर प्राणी जनित चोटों वाले गलियारे में दाखिल हो गए। वहां दाहिनी तरफ के दूसरे दरवाजे पर लिखा था, खतरनाक डी लिविन एंड वार्ड, गंभीर दंश। उसके नीचे ब्रॉस होल्डर में एक कार्ड था जिस पर लिखा था, प्रभारी उपचारक हिप्पोक्रेटस स्मिथविक, प्रशिक्षु उपचारक अगस्टस पाई। माली, हम लोग बाहर इंतजार करते हैं, टोंक्स ने कहा। आर्थर एक साथ बहुत से आगंतुकों से नहीं मिलना चाहेगा, पहले परिवार वालों को जाना चाहिए। बावरेनन ने इस विचार पर गुर्राकर अपनी सहमति दे दी और गलियारे की दीवार से पीठ टिका ली। उनकी जादुई आंख सभी दिशाओं में घूम रही थी। हैरी भी पीछे टिक गया, लेकिन मिसेस वीजली एक हाथ बढ़ाकर उसे दरवाजे तक ले गईं और बोली, हैरी, मूर्ख मत बनो, आर्थर तुम्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। वार्ड छोटा था और थोड़ा गंदा दिख रहा था। उसकी एकमात्र छोटी खिड़की दरवाजे के सामने वाली दीवार में ऊंचाई पर लगी थी। ज्यादातर रोशनी छत के बीच में इकट्ठे स्फटिक के बुलबुलों की चमक से हो रही थी। दीवारें लकड़ी के पट्टियों की थी और दीवारों पर एक दुष्ट से दिख रहे जादूगर की तस्वीर लगी थी जिसके नीचे लिखा था, अर्क्यू हार्ट रेकहेरो, 1612 से 1697, आत्म निष्कासन शाप के आविष्कारक। वहां सिर्फ 3 मरीज थे। मिस्टर वीजली वार्ड के आखिरी सिरे वाले पलंग पर थे जो छोटी सी खिड़की के पास था। हैरी को यह देखकर खुशी और तसल्ली मिली कि वे कई तकियों से टिककर अपने बिस्तर पर आती धूप की एकमात्र किरण में दैनिक जादूगर पढ़ रहे थे। जब वे लोग उनके पास पहुंचे तो उन्होंने ऊपर देखा। उन्हें देखकर वे मुस्कुरा दिए। हेलो, उन्होंने दैनिक जादूगर को एक तरफ फेंकते हुए कहा। मॉली, बिल अभी अभी गया है, उसे ऑफिस जाना था लेकिन वह बाद में आ जाएगा। कैसे हो आर्थर? मिसेस वीजली ने उनका गाल चूमने के लिए झुकते हुए पूछा और उनके चेहरे को चिंता से देखा। तुम अब भी थोड़े पीले दिख रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मिस्टर वीजली ने उत्साह से कहा और अपना हाथ जिनी की तरफ बढ़ा दिया ताकि वह उनसे लिपट सके। अगर वे पट्टियां उतार सके तो मैं आज ही घर चल सकता हूँ। फ्रेड ने पूछा, तो वे लोग पट्टियां क्यों नहीं उतार सकते डैडी? जब भी वे कोशिश करते हैं तो हर बार बुरी तरह से खून बहने लगता है, मिस्टर वीजली ने खुशी से कहा। फिर उन्होंने पलंग के पास वाले कैबिनेट पर रखी अपनी छड़ी उठाकर लहरा दी, जिससे 6 अतिरिक्त कुर्सियां उनके पलंग के पास प्रकट हो गई। उन सभी के बैठने के बाद मिस्टर वीजली ने आगे कहा, लगता है कि उस सांप के दांतों में कोई असाधारण किस्म का जहर था जो घावों को भरने नहीं देता है। उपचारकों को यकीन है कि वे कोई न कोई विषहर खोज ही लेंगे। उनका दावा है कि उन्होंने मुझसे बुरे मामले ठीक किए हैं। इस दौरान मुझे हर घंटे रक्तवर्धक काढ़ा पीना पड़ता है, लेकिन वहां वाला आदमी, उन्होंने अपनी आवाज नीची करके अपने सामने वाले पलंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस पर एक व्यक्ति हरा और बीमार सा दिखता हुआ छत को घूर रहा था, उसे एक नरभेड़िये ने काट लिया है। बेचारा, उसका तो कोई इलाज नहीं है। नरभेड़िया? मिसेस वीजली दहशत में फुसफुसाई। क्या उसे सामान्य वार्ड में रखना सुरक्षित है? उसे तो प्राइवेट रूम में होना चाहिए। अभी पूर्णिमा में 2 सप्ताह है, मिस्टर वीजली ने उन्हें धीरे से याद दिलाया। उपचारक आज सुबह उससे बात कर रहे थे और उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो लगभग सामान्य जीवन जी सकेगा। मैंने उससे कहा, जाहिर है मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से एक नरभेड़ी को जानता हूँ। वो बहुत अच्छा इंसान है और अपनी स्थिति को अच्छी तरह संभाल सकता है। जॉर्ज ने पूछा, उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगर मैं चुप नहीं रहा तो वो मुझे काट लेगा, मिस्टर वीजली ने दुख से कहा। और वहां वाली महिला, उन्होंने दरवाजे के बगल वाली तीसरी पलंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, उपचारकों को यह नहीं बता रही है कि उसे किस चीज ने काटा है। इससे हम सभी को यह लगता है कि जरूर यह कोई गैरकानूनी चीज होगी। चाहे जो हो, उसने उसके पैर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा खा लिया। जब भी वे उसके पैरों की पट्टियां उतारते हैं तो बहुत बुरी बदबू आती है। फ्रेड ने अपनी कुर्सी पलंग के ज्यादा करीब खिसकाते हुए पूछा, तो डैडी हमें बताएं कि क्या हुआ था? देखो, तुम पहले से ही जानते हो, है ना? मिस्टर वीजली ने हैरी की तरफ अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत सीधी सी बात है। मैंने दिन भर काफी काम किया था, मेरी झपकी लग गई और सांप ने मुझे आकर डस लिया। क्या आप पर हुए हमले की खबर दैनिक जादूगर में छपी है? फ्रेड ने उस अखबार की तरफ इशारा करते हुए पूछा जिसे मिस्टर वीजली ने एक तरफ पटक दिया था। ओह नहीं, जाहिर है नहीं, मिस्टर वीजली ने थोड़ी कटु मुस्कुराहट के साथ कहा। मंत्रालय नहीं चाहेगा कि किसी को पता चले कि एक गंदा बड़ा सांप। आर्थर, मिसेस वीजली ने उन्हें चेतावनी दी। मुझ तक पहुंच गया, मिस्टर वीजली ने जल्दी से कहा, हालांकि हैरी को पूरा यकीन था कि उन्होंने बात बदल दी थी।
जॉर्ज ने पूछा। डैडी, जब यह हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? यह मेरा मामला है, मिस्टर वीजली ने कहा, हालांकि वे मुस्कुरा भी रहे थे। उन्होंने दैनिक जादूगर को उठाकर खोला और बोले, जब तुम लोग आए उस वक्त मैं विली विंडरशिन्स की गिरफ्तारी के बारे में पढ़ रहा था। तुम जानते हो, यह पता चला था कि इस गर्मी में उन निष्कासन टॉयलेटों के पीछे विली का हाथ था। उसका एक मंत्र उलट गया जिससे टॉयलेट में विस्फोट हो गया और वह मलबे में बेहोश हो गया। वो टॉयलेट की गंदगी से सिर से पैर तक सना हुआ था। फ्रेड ने धीमी आवाज में बीच में पूछा, आप कहते हैं कि आप ड्यूटी पर थे, लेकिन आप क्या कर रहे थे? तुमने अपनी डैडी की बात सुन ली, मिसेस वीजली फुसफुसाई। उस बात को रहने दो। आर्थर, विली विंडरशिन्स के बारे में आगे बताओ, मिस्टर वीजली ने गंभीरता से कहा। मुझसे यह मत पूछो कि यह कैसे हुआ, लेकिन वो टॉयलेट के आरोप से मुक्त हो गया। दरअसल मेरा अंदाजा है कि गैलियनो से यह सौदा हुआ होगा। आप उस चीज की रक्षा कर रहे थे, है ना? जॉर्ज ने धीरे से कहा। हथियार की, उस चीज की जिसके पीछे तुम जानते हो कौन है, मिसेस वीजली ने उसे झिड़क दिया। जॉर्ज, चुप रहो। खैर, मिस्टर वीजली ने ऊंची आवाज में कहा, इस बार विली को काटने वाली चाबियां बेचते हुए पकड़ा गया है, जो वो मगलुओं को बेच रहा था। मुझे नहीं लगता कि वह इस आरोप से बच पाएगा, क्योंकि इस खबर के अनुसार 2 मगलुओं की उंगलियां चली गई हैं और वे इस समय आपातकालीन अस्थिवर्धन और स्मृति संशोधन के लिए सेंट मंगोज में भर्ती हैं। जरा सोचो तो सही, सेंट मंगोज में मगलू भर्ती हैं। मैं सोच रहा हूँ कि वे किस वार्ड में होंगे। और उन्होंने उत्सुकता से चारों तरफ देखा, जैसे किसी साइन बोर्ड को देखने की उम्मीद कर रहे हो। क्या तुमने यह नहीं बताया था कि तुम जानते हो कौन के पास एक सांप है, हैरी? फ्रेड ने पूछा और प्रतिक्रिया के लिए अपने पिता की तरफ देखा। एक बहुत बड़ा सांप। तुमने उसे उस रात को देखा था जब वो वापस लौटा था, है ना? मिसेस वीजली ने चिढ़कर कहा। बहुत हो गया। आर्थर, बावरिनैन और टोंक्स बाहर हैं। वे भी आकर तुम्हें देखना चाहते हैं और तुम लोग बाहर जाकर इंतजार करो, उन्होंने अपने बच्चों और हैरी से कहा। तुम लोग चलते समय आकर विदा ले लेना। चलो। वे लोग वापस जाकर गलियारे में पहुंच गए। बावरिनैन और टोंक्स ने अंदर जाकर वार्ड का दरवाजा बंद कर दिया। फ्रेड ने अपनी भौहें उठाई। अच्छा, उसने धीरे से कहा और अपनी जेबें टटोली। अपनी मर्जी चलाओ, हमें कुछ मत बताओ। इन्हें खोज रहे हो? जॉर्ज ने अपने हाथ से एक चीज बढ़ाते हुए कहा, जो मांस के रंग के धागों के गुच्छे जैसी दिख रही थी। तुम मेरे दिल की बात समझ लेते हो, फ्रेड ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो देखते हैं कि क्या सेंट मंगोज के वार्ड के दरवाजे पर अभेद सम्मोहन है। उसने और जॉर्ज ने गुच्छे को सीधा किया और 5 विस्तारित कानों को एक दूसरे से अलग अलग किया। फ्रेड और जॉर्ज उन्हें बांटने लगे। हैरी लेने में झिझका। चलो हैरी, ले भी लो। तुमने डैडी की जान बचाई है। अगर किसी को उनकी बात छिपकर सुनने का हक है तो वे तुम्हें है। अनिच्छा से मुस्कुराते हुए हैरी ने धागे का एक सिरा लेकर अपने कान में लगा लिया, जैसे जुड़वां भाइयों ने किया था। फ्रेड फुसफुसाया। अच्छा, ठीक है। मांस के रंग के धागे लंबे दुबले पतले कीड़े की तरह कसमसाए और दरवाजे के नीचे से रेंग कर अंदर चले गए। पहले तो हैरी को कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन फिर वह उछल पड़ा जब उसने टोंक्स के फुसफुसाने की आवाज इतनी स्पष्टता से सुन ली जैसे वह उसी के पास खड़ा हो। उन्होंने पूरे इलाके को छान मारा, लेकिन सांप नहीं मिला। ऐसा लगता है कि तुम पर हमला करने के बाद वो गायब हो गया था, आर्थर। लेकिन तुम जानते हो कौन को यह उम्मीद कैसे थी कि सांप उसके अंदर जा सकता है? मुझे लगता है कि उसने उसे टो लेने के लिए भेजा होगा, मूडी ने गुर्रा कर कहा, क्योंकि अब तक वह सफल नहीं हो पाया है ना? नहीं, मुझे लगता है कि वह ज्यादा स्पष्ट तरीके से जानना चाहता होगा कि उसके सामने क्या है। अगर आर्थर वहां नहीं होता तो उस सांप को चारों तरफ देखने का ज्यादा समय मिल जाता। तो पॉटर का कहना है कि उसने इस पूरी घटना को होते देखा है। हाँ, मिसेस वीजली ने थोड़ी परेशान दिखते हुए कहा। देखो, डंबलडोर को तो जैसे इस बात की उम्मीद थी कि हैरी इस तरह की चीज देखेगा। हाँ, मूडी ने कहा। हम सभी जानते हैं कि पॉटर बच्चा अजीब है, मिसेस वीजली ने फुसफुसा कर कहा। जब मैंने आज सुबह डंबलडोर से बात की तो वे हैरी को लेकर परेशान लग रहे थे। जाहिर है वे परेशान होंगे, मूडी गुर्राए। वह लड़का तुम जानते हो कौन के सांप के भीतर से घटनाओं को देख रहा है। स्पष्ट है कि पॉटर इस बात का मतलब नहीं समझ सकता है, लेकिन अगर तुम जानते हो कौन उस पर काबू कर रहा है। हैरी ने विस्तारित कान को अपने कान से बाहर निकाल लिया। उसका दिल बहुत तेजी से उछलने लगा और उसका चेहरा गर्म हो गया। उसने मुड़कर बाकी लोगों की तरफ देखा। वे सभी उसे घूर रहे थे। उनके कान में धागे अब भी लगे हुए थे, लेकिन अचानक उनके चेहरे पर डर का भाव आ गया था।